चलो तो स्वागत है बच्चों तुम लोगों का तुम्हारे अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो आज क्लास 11th का केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद है एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा तुम लोगों का। चलो तो हम लोग फटाफट क्या होता है ना आंसर की मिला लेते हैं कि किसका कितना सही हुआ है ना। जरा चेक कर लो। और कुछ क्वेश्चन इसमें जो है ना गलत भी आया है इस बार बोर्ड एग्जाम में, बट ऐसा नहीं आना चाहिए था। पता नहीं किस ढंग से वो लोग क्वेश्चन सेट करता है। ये बोर्ड का एग्जाम है, कम से कम 2 बार 3 बार चेक करना चाहिए। बट कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम लोग है ना देख लेते हैं कितने का आंसर सही है कितने का आंसर गलत है। जरा सा फटाफट तुम लोग मिला लो, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा आंसर जो है वो डिस्कस कर देते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा प्रिंट इसमें खराब आ गया ना, स्कैन नहीं हो पाया है बढ़िया से, जिससे हम आगे थे स्कैनिंग बढ़िया से नहीं दिया गया है। बट चलो कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रहा था कि हाउ मेनी है ना सिग्निफिकेंट फिगर डज 0.057 हैव। ये हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारा सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हम बताए थे तुम लोगों को, है ना। सारा एक्सप्लेनेशन दिए थे कि कब होता है क्या नहीं होता है। और देखो ये क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में 0.057। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर ए है ना, आंसर ए 2। चलो ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चलो हिंदी भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है ना रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है? तो देखो नहीं है पूछा गया है, तो इसमें देखो क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, है ना। ये नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी जो है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोस लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितना जल प्राप्त होगा? तो इसमें कितना होगा? 2 मोल होगा। उम्मीद है बनाए होगे, ऑप्शन ए होगा इसका, है ना। कैसे बनाए थे याद है कि H2 और O2 रिएक्शन करके बनाता है H2O। तो इसमें क्या है देखो, बैलेंस अगर करते हैं तो बैलेंस करते तो यहाँ क्या देखते थे कि अगर एक अणु जल बनेगा तो उस स्थिति में हाफ अणु O2 रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसी के थ्रू इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो कितना कह रहा है, हाइड्रोजन कह रहा है 8 ग्राम। 8 ग्राम मतलब एक का कितना भार हो गया? एक का भार हो गया एक अणु का 2। यहाँ पर 8 ग्राम लिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो अगर ये 2 ग्राम लेते हैं, अगर ये 2 ग्राम लेते हैं और इसका कितना लेते हैं तो O2 का भार कितना हो जाएगा? 16। O2 का भार एक O का होता है 16, तो 2 का हो गया 32, लेकिन 32 का आधा है तो ये हो गया 16 ग्राम। तो जब 2 ग्राम और ये 16 ग्राम रिएक्शन करेगा तो ये 1 मोल बनेगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसको लिया गया 8 ग्राम और इसको लिया गया 32 ग्राम, यानी ये कितना है? ये 32 ग्राम है, ठीक है। तो अगर ये 16 ग्राम लेते हैं तो 2 ग्राम ये रिएक्शन करता है, तो अगर ये 32 ग्राम लेते हैं तो ये कितना रिएक्शन करेगा? 4 ग्राम रिएक्शन करेगा, 4 ग्राम। और कितना प्राप्त होगा? तो एक की जगह ये 2 मोल प्राप्त होगा, है कि नहीं। बाकी यहाँ पर 8 ले लो 10 ले लो, फर्क क्या पड़ता है, ऑक्सीजन कम है तो बनेगा तो 2 ही मोल ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 मोल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। हम लोग बहुत बनाए थे ऐसा क्वेश्चन इंपेरिकल फार्मूला का, और देखो आया है क्वेश्चन ये भी। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6, पता है ना, 6:6। तो सिंपल अनुपात क्या हो गया? 1:1। तो फार्मूला क्या हो गया? CH। बनाया हुआ क्वेश्चन है सब हम लोगों का, सब हम लोग बना चुके हैं ये सब क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ठीक है, C12H2211 in mole per liter if 20 ग्राम are dissolved in enough water to make final volume up to 2 लीटर, ठीक है। 2 लीटर आयतन विलयन बनाना है, विलयन बनाया गया है किसको घोल के? शुगर को घोल के। तो पूछा जा रहा है 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम शुगर को घोला गया है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसका सांद्रता कितना होगा? मतलब मोरलता निकालना है, हम लोग बहुत पढ़े हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा कितना? बी, 0.02925। बताया ना कैसे? पहले मोल निकाल लेंगे, मोल निकाल लिए सिर्फ द्रव्यमान बटे अनुभार करके मोल निकल गया, ठीक है। द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है देखो 20 ग्राम, और मोल निकालने के लिए अनुभार चाहिए, तो अनुभार कितना होता है शुगर का? 342। ये निकाल लेंगे, और आयतन तो दिया हुआ है 2 लीटर, डिवाइड करेंगे आयतन से, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 13, न्यूट्रॉन की संख्या 14 हो तो उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा? बोलो, बच्चा वाला क्वेश्चन। पता है हम लोग को जितना जितना इसमें प्रोटॉन का संख्या होगा ये इसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके। तो 13 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13, 27, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, है ना, जो विजिबल रीजन है उसका रेंज पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, तो ये तो याद रखना है, 400 से 750 nm होता है। आंसर नंबर ए, है ना, इसका आंसर ए है। फिजिक्स में भी पढ़ोगे ये क्वेश्चन को। चलो उसके बाद देखो 8 नंबर क्या कह रहा है? इफ एनर्जी, है ना, इफ एनर्जी इक्वल टू 4.5 किलो जूल द वेवलेंथ इज। तो वेवलेंथ कितना होगा? देखो हिंदी में क्या कह रहा है क्वेश्चन को? हिंदी में कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि ऊर्जा का मान 4.5 किलो जूल है ना, हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखो कौन सा इक्वेशन का फॉर्मूला है ये E इक्वल टू पता है ना, एच न्यू होता है। तो E इक्वल टू एच, न्यू के बदले में हम लोग लिखते हैं C बटे लैम्डा। C क्या हुआ? प्रकाश का वेग, लैम्डा हो गया तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, तो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे कैसे? लैम्डा इक्वल टू एच इंटू सी बटे ई। एच का मान पता है, बैठा दो, सी पता है, बैठा दो, ई का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसको जूल में चेंज करना है, यहाँ बैठा देना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर डी आएगा, है ना, डी आएगा। 4.42 इंटू 10⁻⁻22 मीटर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। चलो 9 नंबर देखो। 9 नंबर कह रहा है क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो कौन सी स्पेक्ट्रम रेखा की, है ना, श्रेणी प्राप्त होती है? तो ये बताए थे ना, लाइन से बताए थे ना, नाम याद रख लेना, डिस्कस किए थे हम लोग। लाइमन, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट और फंड, सब पर पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। लाइमन कब? जब 1 में गिरेगा तब। बाल्मर कब? जब 2 में गिरेगा तब। यहाँ 2 में गिर रहेगा पूछ रहा है, कहाँ गिर रहा है? 2 में गिर रहा है, तो कौन सा सीरीज हो गया? बाल्मर हो गया आंसर। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर पे क्या कह रहा है? 10 नंबर पे कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इज 1। ठीक है, एल बराबर 1। देखो तो पता है ना हम लोग को एल का मान जो है, एल मतलब क्या हो गया? जिमुथल क्वांटम नंबर, द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो एल का मान क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3। ये एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। तो एल का मान अगर 1 है यानी कौन सा कक्षक? पी। और पी का पूछा गया है शेप कैसा होता है? तो पता है हम लोग को बेटा, डम्बल शेप होता है ना, डम्बल शेप होता है पी का, तो डम्बल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है? तो कौन सा वैलिड नहीं है? तो बी नंबर वैलिड नहीं है, क्योंकि याद करो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर n का मान 1 है तो l का मान कभी 1 नहीं हो सकता है। l का मान हमेशा n से कम होता है ना, पता है ना, n का मान हमेशा ज्यादा होगा, l का मान हमेशा n से कम होगा। अगर ये 1 है ना तो ये 0 हो सकता था, कभी भी ये 1 या 2 नहीं हो सकता था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो 11 नंबर हो गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो 12 नंबर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑफबॉ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। ऑफबॉ के नियम के आधार पर कौन सा कक्षक सबसे पहले भरेगा? तो पता है हम लोगों को, जिस कक्षक का ऊर्जा स्तर सबसे कम होता है वो पहले भरेगा। तो सबसे कम किसका है? 5d, 4p, 3p, 2s। पता है हम लोग को 2s का ही होता है ना, लिख के भी देख सकते हैं हम लोग। चलो पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इसका प्रिंटिंग थोड़ा खराब आ गया है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स। मालूम है ना हम लोग को, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो किस पर निर्भर करता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पढ़े थे ना हम लोग, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, चलो तो ये हम लोग देंगे एटॉमिक नंबर, है ना, परमाणु संख्या। और ये भी पता था हम लोग का कि जो मेंडलीफ का था वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या पे, है ना, परमाणु द्रव्यमान पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। तीसरा पीरियड का कौन सा मेंबर है? मतलब इसमें हम लोग को चूज करना है कि थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन है? बी है, सिलिकॉन और, है ना, सिलिकॉन और क्लोरीन, क्योंकि सिलिकॉन का 14 होता है और इसका पता है क्लोरीन का 17 होता है। तो विन्यास कितना? 2, 8, 4 और इसका 2, 8, 7। इसमें भी 3 कक्षा, किसी भी 3 कक्षा, तो 3 कक्षा है, यानी दोनों क्या है? थर्ड पीरियड में है। मालूम है हम लोग को, हो गया आंसर। विन्यास का क्वेश्चन था, कितना आसान था क्वेश्चन ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियडिक
टेबल इज सोन बाय, सबसे लो आयनन ऊर्जा किसका होता है? हेलोजन का, कैलोरीजन्स का, अल्कली धातु का कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का? तो पता है हम लोग को ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 जो होता है अल्कली मेटल, पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास जो किए थे हम लोग, जो बताए थे वीडियो हम जो डाले थे उसमें था ना ये सवाल, आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन सब है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, है ना, रेडियस का निम्न में से, है ना, निम्न में से त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है इसमें से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट आंसर है। बताए थे ना, जब भी देखना हो कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, पहले विन्यास लिखना, अगर विन्यास बराबर आ जाए, अगर विन्यास बराबर आ जाए मतलब क्या हुआ, विन्यास लिखें और उसमें कक्षा बराबर आ गया तो देखना किसका परमाणु संख्या ज्यादा है, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसका आकार छोटा होगा। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग, सब बनाया हुआ क्वेश्चन है ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, ये एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, द एलिमेंट बिलोंग्स टू, किस एलिमेंट, ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? ऐसा सवाल भी बहुत बनाए थे हम लोग। तो देखो कितना सिंपल सा चीज है। पहले एक चीज देखो, ये तो आंसर क्या है? पी ब्लॉक है। क्यों है पी ब्लॉक? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो जिस ब्लॉक, जिस कक्षा में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है पता है उसी ब्लॉक का होता है वो। तो ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। और ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो, आर्गन है 18, 10 28, है ना, 28, 2 30 और 6 36, 36 हो रहा है टोटल एटॉमिक नंबर। और 36 किसका होता है? ज़ेनॉन का होता है, जो कि ग्रुप नंबर 18 में है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। चलो 17 नंबर हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर पे। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नहीं, 19 है। 18 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा अणु इसका कोई अस्तित्व नहीं है? तो अस्तित्व किसका नहीं है? पता है हम लोग को, हीलियम का। हीलियम का अणु नहीं बन सकता। हीलियम एक अक्रिय गैस है, जब भी रहता है ये अकेला रहता है, कभी भी दो परमाणु आपस में नहीं जुड़ सकता है ना। तो ये आंसर क्या हो गया? हीलियम। चलो नंबर 9 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखो ये भी हम लोग सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ है। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें समान है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। निकाल के देखेंगे हम लोग तो वो एक आएगा। अब बोलोगे कैसे आएगा? तो एकदम आराम से निकालना। देखना कार्बन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 6, और इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14। नाइट्रोजन देखो N2, एक का 7 होता है, 7 दूना 14। कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ठीक है, 6 12 और 1 13, और एक नेगेटिव चार्ज, एक लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, यानी 14। तो है ना सब में बराबर। तो आंसर क्या हो गया? ए। आंसर ए हो गया। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 था, 9 नहीं, 10 20 नंबर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3 बना चुके। ये सभी क्वेश्चन हम सब सॉल्व किए थे, सब बताया क्वेश्चन। NH3 का है ना प्रसंकरण, तो क्या आएगा? sp3 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 21 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच अकॉर्डिंग टू शेप? मिसमैच कह रहा है कौन सा है? ठीक है, अब जैसे देखो क्या किया, पहला ही आंसर होगा इसका ना, XeF4 ऑक्टाहेड्रल लिखा है, जबकि ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि ज़ेनॉन के चारों तरफ देखो सीधा देख रहे हैं कि 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएगा ये? ठीक है, ठीक है, शेप कह रहा, अगर यहाँ स्ट्रक्चर कहता तो ये मैच कर जाता, बट शेप कह रहा तो इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर शेप होता है ना। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। 21 नंबर के बाद आते हैं 22 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? A systems which can neither exchange matter nor energy with the surrounding is called, याद आ गया? एक ऐसा तंत्र है ना जो द्रव्यमान और उष्मा दोनों में से किसी का आदान प्रदान नहीं होने देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम, जिसमें दोनों में से किसी का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। हिंदी में विलगित निकाय। उम्मीद है सब सही बनाए होंगे ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? देखो हिंदी में पढ़ो इसको। ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में बहुत बनाए थे कि एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल ऊर्जा अवशोषित होती है एवं 394 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम के आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? हम लोग को फॉर्मूला देखो मालूम है, फॉर्मूला मालूम है निकालने का, कि फॉर्मूला कैसे निकाल लेते हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा, है ना, डेल्टा U प्लस W, या ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये फॉर्मूला है।
ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक निकाय द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है ना, कार्य किया जा रहा है यानी तंत्र द्वारा किया गया कार्य, और पता है तंत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तंत्र द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। और उसी समय क्या कह रहा है, 394 जूल कार्य, अच्छा वर्क ये है, सॉरी ये नहीं है, वर्क ये है, 394 जूल वर्क किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और उसी समय क्या करे, निकाय द्वारा 701 जूल ऊर्जा अवशोषित हो रहा है, तो अवशोषित हो रहा है यानी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये वाला कितना हो गया, 701, ये हो गया पॉजिटिव में, तो इसको घटा देंगे, घटाओगे तो आंसर जो आएगा वही तुम्हारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो घटाने पे आंसर कितना आ रहा था, आंसर आएगा 307 जूल। ठीक, साथ ही आएगा ना, साथ ही आना चाहिए। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया, कितना नंबर हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2H2 द साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच, पिछले वीडियो में है, एकदम लास्ट वीडियो जो डाले थे उसमें ये क्वेश्चन था और बनाए भी थे, दोनों नेगेटिव होगा इसमें, है ना, दोनों नेगेटिव होगा, कैसे होगा वहां डिस्कस किए थे हम लोग सब। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका इंथैल्पी में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, इंथैल्पी में परिवर्तन निकालेंगे, तो इंथैल्पी में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, तो उत्पाद माइनस ये करोगे ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। जो ये चैप्टर पढ़े होगे थर्मोडायनामिक्स, बहुत बार बनाए होगे ऐसा क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व किए थे सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 के बाद 26 नंबर में क्या कह रहा है, फॉर विच प्रोसेस इज डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव क्या होता है, ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो स्वतः प्रक्रिया होगा ना, स्पॉन्टिन्यूअस बताए थे ना, और पॉजिटिव होगा तो अस्वतः, और अगर बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम, लास्ट वीडियो में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, इतना याददाश्त कमजोर नहीं होगा, जरूर बना के आए होगे उम्मीद है सब। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया है ये, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो दिया है ना, क्वेश्चन चलो सही दिया है, ऑप्शन सब गलत दिया है इसमें, ऑप्शन सब गलत दिया है। और ये गलती, ये छापने वाले का गलती है, जहां तक मुझे लग रहा है छापने वाला गलती है, क्योंकि इसका आंसर ए होना चाहिए था, और यहाँ पर लेकिन कैसा लिखा होता है, ये Kp इक्वल टू लिखा होता, P ऑफ H2O करके होल स्क्वायर लिखा होता, बट यहाँ पर कुछ और तरीके से लिख दिया है, और ये सब तो खैर रॉन्ग आंसर ही है। तो हमको लगता है अगर कोई भी अटेम्प्ट तुम लोग कोई भी कर दिए होगे, इसका मार्क्स तुमको मिल जाएगा, है ना, इसका मार्क्स मिल जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन 28 देखो, क्वेश्चन 28 कह रहा है, विच वन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द HSO4 माइनस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस, ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, है ना। कॉन्जुगेट बेस पूछा है इसका, तो बेस पूछा है इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड है तो ये H प्लस छोड़ेगा, बताए थे ना, और अगर एक H प्लस छोड़ दिया तो बचा क्या इस पे, SO4 बचा, और एक नेगेटिव पहले से था, एक और नेगेटिव आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज लुईस एसिड, ये तो हम लोग लगता है हर वीडियो में मिला था, हर वीडियो में बनाए थे ये क्वेश्चन हम लोग, है ना, एसिड और बेस वाला। तो इसमें से लुईस एसिड कौन है, तो नेगेटिव वाला कभी एसिड नहीं होता, पॉजिटिव वाला होता है ना। तो BCl3 याद करो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बताए थे ना, जितना भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जितना न्यूक्लियोफाइल होता है सब बेस होता है, जितना इलेक्ट्रोफाइल होता है सब एसिड होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या देखो, NaOH, HCl और NaCl हैव कंसंट्रेशन ऑफ इतना, तीनों का सांद्रता दिया हुआ है, तो pH कितना होगा सबका ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये बेस है, ठीक, ये बेस है, क्षार है, तो क्षार है, तो देखो सिंपल है, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है ना, POH बराबर होता है 14 माइनस pH, तो इसका POH निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 पे पावर माइनस 3 ना, 3 आएगा, तो 3 में से 3 घटा दो 14 में से, ये आ गया 11। ठीक, तो 11 वाला ऑप्शन तो देखो एक ही को दिख रहा है, बाकी का देखने का जरूरत नहीं, आंख बंद करके मारना था फिर बी नंबर। ठीक है, हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन BaH4। ठीक है, इसमें BH4 का जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो +3 आएगा, +3, और क्रोमियम का निकालने बोला है इसमें, तो क्रोमियम का निकालेंगे तो +6 आएगा, तो आंसर क्या देंगे, बी नंबर देंगे, है ना, 3 6 +3 +6 33 बनाए थे ऑक्सीडेशन नंबर के, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। देखो नेक्स्ट है 32 नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिया है और पूछ रहा है यहाँ पर कि P क्या हो रहा है, P ऑक्सीडाइज हो रहा है, P रिड्यूस हो रहा है, P इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, दोनों हो रहा है, और P नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस। समझ रहे हैं क्वेश्चन, हिंदी में समझ लो, एक अभिक्रिया दिया है ये, और इसमें पूछ रहा है P का क्या हो रहा है, यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो रहा है,
सिर्फ अपचयित हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीकृत हो रहा है, दोनों हो रहा है कि दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है? तो देखो यहाँ पर दोनों हो रहा है। दोनों क्यों हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो एक बार ये क्या हो रहा है ना, एक बार बढ़ भी रहा है और एक बार ये घट भी रहा है। दोनों प्रक्रिया हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, एक बार बढ़ भी रहा है, एक बार घट भी रहा है। निकाल के देखना, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? सी देंगे, दोनों हो रहा है इस पे। चलो 33 नंबर देखो, 33 नंबर भी क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन ही गलत लिखा है। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत कैसे है? क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि ये सी के साथ CH दिया हुआ है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड है तो चौथा बॉन्ड कहाँ गया इसका? तो श्योर है यहाँ पर एक H होना चाहिए था, जो कि ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए अगर इसको भी कोई अटेम्प्ट किया होगा तो आंसर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और इस आधार पर अगर हम लोग आंसर देते हैं तो क्या मिलेगा? देखो पाई बॉन्ड कितना है? 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 पाई बॉन्ड, 4। ऑप्शन चेक करो, 4 का एक ही तो ऑप्शन ही है यहाँ पे। अब बाकी 5 लिखा है सिग्मा, तो 5 कैसे होगा? 5 1 2 3 4 और एक इस पर है ना, एक इस पर है 5। लेकिन यहाँ वाला कहाँ गया? कहाँ गया ये? ठीक है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए था। एक यहाँ 1 2, ठीक है, ये 3 एक 4 और एक इधर वाला ये जो है 5 और एक नीचे जो रहेगा 6। तो यहाँ तो ये वाला ऑप्शन गलत है ना, तो इसलिए ये जो अटेम्प्ट किए होंगे उसको मार्क्स मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन गलत या फिर आंसर गलत है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन सेट करता है समझ में नहीं आता ये लोग। इतने बड़े बड़े टीचर्स सब होते हैं, इतने सारे एग्जाम पास होके जाते हैं और फिर भी क्वेश्चंस गलत लिखता है। देखो 34 नंबर, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन विल एग्जिबिट आइसोमर। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन में किस प्रकार का समवायता पाया जाता है? पता है क्या अंतर है? 2 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो, पोजीशन का फर्क है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर, है ना, हिंदी में स्थिति समवायता, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आईयूपीसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीसी नाम पूछा है ना, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीसी नाम होता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन, और 1 पे क्या है? क्लोरो है, 1 पे क्लोरो होगा और 2 पे मिथाइल होगा, समझे, यहाँ पर मिथाइल होगा, ठीक है। क्योंकि आइसोप्रोपाइल यहाँ क्या कह रहा है? आइसोब्यूटाइल कह रहा है ना, तो ब्यूटाइल में तो 4 कार्बन ही होगा ना, और आइसो पोजिशन कब होता है? जब ये बीच में होता है, तो बस ये वाला है। अब इसका आईयूपीसी नाम पूछा गया था, तो आईयूपीसी नाम ये होगा, बी नंबर होगा, ठीक। उम्मीद है सही बनाए होंगे, गलत नहीं किए होंगे इसका आंसर। 36 नंबर क्या कह रहा है? देखो कौन न्यूक्लियोफाइल है? बहुत क्वेश्चन बनाए थे ऐसा ऐसा, हम लोग लगता है 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या बताए थे? माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हो गया CN-, कुछ देखना ही नहीं है इसमें। आगे कह रहा देखो, होमोलाइटिक फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। सामांसी विखंडन जब होगा क्या बनेगा? तो पता है ना, सामांसी विखंडन में हमेशा मुक्त मूलक बनता है ना, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है, तो मुक्त मूलक बनेगा। और विस्मांसी विखंडन अगर होता है तब आयन बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो हम लोग आंसर क्या देंगे? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। तो 37 का आंसर मुक्त मूलक। चलो क्वेश्चन नंबर सी। 38 देखो, ब्यूट टू इन से क्या बन रहा? प्रोडक्ट बन रहा है ओजोनोलाइसिस द्वारा, क्या बनेगा? बहुत क्वेश्चन बनाए थे ऐसा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे हम ऐसा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिला था हम लोग को, ठीक है। कल भी एक क्वेश्चन मिला था। तो ब्यूट मतलब क्या हुआ? 4 बताए थे, 4 में यहाँ डबल बॉन्ड। अब बाकी इधर चलो जो भी है रहने दो, जो भी इधर है रहने देते हैं उसको। तो ये है, अब बताए थे ना, जब भी ये बॉन्डिंग टूटेगा तो क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, अब टूटा तो एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो अब ये वाला क्या बन गया और ये वाला क्या बन गया? देख लो, तो 2 कार्बन इथेनॉल, 2 कार्बन इथेनॉल, तो आंसर क्या दोगे? इथेनॉल, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर देखो, 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बस और ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन बचा है सिर्फ, है ना, तुरंत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, इसमें से एरोमेटिक कौन सा है? तो इसमें से एरोमेटिक कौन सा? देखो ये और ये, तो ये क्या है? ये नैप्थलीन है। बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, ये नैप्थलीन एक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? ये साइक्लिक भले ही है बट एरोमेटिक नहीं है। चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, द रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये भी हम लोगों को पिछले वीडियो में मिला था और बनाए भी थे हम लोग कई बार, ये क्वेश्चन 2-3 बार मिला था हम लोग को। क्या था इसका आंसर? ऊर्जा अभिक्रिया। तो ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है अल्केन को, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चन, एक बार अच्छे से मिला लेना। उम्मीद है फेल तो कोई नहीं करोगे, ये हम जानते ही है, ठीक है। और 11th जो नहीं भी पढ़ा होगा पूरा साल तो वो भी पास करेगा, डेफिनेटली करेगा, उतना तो सही मार ही दिया होगा, जो मेरा वीडियो ही सिर्फ देख लिया होगा वही मार दिया होगा। चलो ठीक है, तो इसको मिला लेना। और बाकी मैथमेटिक्स का, है ना, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, वो भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। और मैथमेटिक्स का और बायो का एग्जाम बचा हुआ है, बढ़िया से एग्जाम देना, है ना, और डीडी पाठशाला से जुड़े रहना। चलो थैंक यू।